श्री विवेक गुप्ता जी। सर सर्वप्रथम आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज आपने मौका दिया इस बेनामी प्रोहिबिशन बिल पे बोलने के लिए। सर बोलने के पहले पुरानी हिंदी पिक्चर के 2 लाइन आपको से इस बिल को समराइज़ करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये सरकार शायद यही खोजने की चेष्टा कर रही है। गुमनाम है कोई, बेनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। बहुत सुंदर। सर आज मैं खड़ा हुआ हूं इस बिल को सपोर्ट करने के लिए, सरकार के काले धन को वापस लाने के सरकार जो भी कानून बनाना चाहती है उसमें हम लोगों का हमेशा साथ था, है और रहेगा। बट सर कुछ बातें मेरे दिमाग से समझ में नहीं आ रही। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से क्लैरिफिकेशन चाहूँगा कि ये एक प्रूवन फैक्ट है कि 1% से ज़्यादा, 1% से कम आबादी जो है ये क्राइम्स कमिट करती है, काले धन वाले। मगर कानून ऐसा बनाया जाता है कि 99% को तकलीफ हो जाती है। अब मैं उदाहरण देता हूँ सर, उदाहरण देके बताऊंगा, ऐसे मैं गलत सर। इसमें इस बेनामी कानून में ये कहा गया है कि कुछ महीनों में या कुछ दिनों में आपको बता देना है कि बेनामी है कि नहीं है। सर एक हमारा फौजी है, वो कश्मीर में जंग लड़ रहा है, वो जंग छोड़ के वापस आएगा बताने के लिए कि ये प्रॉपर्टी बेनामी है कि नहीं है। सर क्रिमिनल कोड में भी, IRCPC में भी 7 साल तक किसी भी आदमी को गुमशुदा नहीं माना जाता है, 7 साल तक उसको रखा जाता है स्टेटमेंट बुक्स में। तो सर ये किस कानून को हम लोग माने, अलग अलग कानून में सर अलग अलग प्रावधान है, इनको अगर क्लैरिफाई करके एक जगह एक कानून कर दिया जाए। मैंने तो एक सारी खाली आपको वो दिया, हमारे बहुत सारे, आज थोड़े दिन पहले सुषमा जी बता रही थी कि हजारों लोग सऊदी अरेबिया में फंसे हुए। अब जब तक वो वापस नहीं आएंगे उनकी तो प्रॉपर्टी को कोई ना कोई यहाँ पे बेनाम बताकर कोई ना कोई ऑफिसर हड़प जाएगा उसको। सर उनकी मदद कैसे की जाए उसके बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए। जब भी इसके रूल्स बने कुछ ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जो लोग किसी भी कारण से 2-2, 3-3 साल बाहर रहते हैं, रहना पड़ता है सर, काम के लिए रहना पड़ता है, कभी कोई इलाज के लिए रहना पड़ता है, कभी कोई किसी चीज़ के लिए रहना पड़ता है, तो उनको अननेसेसरी तकलीफ इस यहाँ पर नहीं हो। सर ये बिल की जो भाषा है जब हम लोग पढ़ते हैं तो मेरी समझ में जो आ रहा है मैं वो बोल रहा हूँ, अगर मंत्री जी चाहें तो मुझे करेक्ट कर दें, मुझे हो सकता है मेरा समझा हुआ गलत है। ये मान लिया गया है इस बिल में कि जितने लैंड रिकॉर्ड है भारतवर्ष में सारे कंप्यूटराइज्ड और सारे अप टू डेट है। मतलब सबको मालूम है सबकी जमीन कौन कौन कब कब कहाँ कहाँ है, सबका डिमार्केशन हुआ हुआ है। सर मुझे तो ऐसा नज़र नहीं आता है, अगर मंत्री जी बता दें कि सारा भारतवर्ष में सारी ज़मीनें एकदम कंप्यूटराइज, डिजिटाइज और सारा सब कुछ है, सारे लैंड रिकॉर्ड अप टू डेट हैं, तो बहुत बढ़िया बात है सर। बट ऐसा है नहीं सर, और इसके कारण बहुत वाद विवाद होता है। सर दूसरा, इसमें ये मान लिया गया है कि भारत के जितने भी नागरिक हैं वो किसी न किसी हाई कोर्ट के आसपास में रहते हैं, ताकि कोई उनको बेनामी उनकी प्रॉपर्टी को घोषित करे और तुरंत वो 30 दिन के अंदर एक हाई कोर्ट में पहुंच जाए। सर मुझे नहीं पता कि लोग कोर्ट में वो एडजुडिकेशन और कोर्ट के प्रक्रिया से कैसे गुजर पाएंगे। तीसरा, इसमें ये मान लिया गया है कि जो बाबू लोग हैं या जितने भी लोग जिम्मेदार हैं वो जितनी भी शिकायतें होंगी उनको एकदम समय से निपटारा कर देंगे। सर यहाँ 3-3 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, वो नहीं सलट रहे, ये कंप्लेंट्स कहाँ से निपटेंगे मुझे नहीं समझ में आता। सर मैं मंत्री आपके माध्यम से मंत्री जी से अगर वो कुछ रोशनी डाल सके इस पर तो बहुत अच्छा रहेगा। सर इसमें एक मान लिया गया, मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उन्होंने नॉन सोर्स कर दिया। सर अभी भी मगर सोर्स पूछा जा रहा है। सर सोर्स में एक बेसिक प्रॉब्लम आ रही, बहुत सारी संपत्ति सर हम लोगों को पैतृक मिलती है, हेरिडिटरी जो जनरेशन से पास ऑन होती है, वो क्लैरिफिकेशन नहीं है सर इसमें कि वो पैतृक जो संपत्ति हमको आ रही है उसको नॉन सोर्स पे मान लिया जाएगा कि नहीं। क्योंकि सर कहीं ना कहीं मेन डेफिनेशन में ऑफ इनकम हटा दिया गया है, मगर बाकी जगह अभी भी ये है कि मेरी आय से या ये संपत्ति मैंने अपने लिए अर्जित की है, ये नहीं कि मुझे कहीं और से मिली है। सर गिफ्ट भी होता है, बहुत सारे हैं, तो वो नॉन सोर्सेज में आ जाएगा। मैं चाहता हूँ मगर अगर इसका मंत्री जी जो हैं आपके माध्यम से अगर इसको और क्लैरिफाई कर दें तो और अच्छा रहेगा। सर मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, खासकर जो इनकम टैक्स के लोग और जो लॉ वाले हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई स्टैंडिंग कमेटी से गया, सब जगह से गया, मगर हम लोगों को बुला के हम लोगों से कोई कंसल्टेशन नहीं किया गया। तो सर ये दुखद बात है, अगर ये होना चाहिए था। सर कुछ जो मुझे प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं इस बिल में वो मैं आपके माध्यम से खाली बताना चाह रहा हूँ। जो दूसरे लोगों ने कहा मैं दोहराऊंगा नहीं सर। ये विदेशी धन के बारे में कहा सर, HSBC और कई लोग आके हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसका हम लोगों ने आज तक कुछ नहीं किया। सर ये बिल जो है 1988 से है,
आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 1988 से लेकर आज तक कितनी बेनामी संपत्तियों को हम लोगों ने पकड़ा या क्या हुआ, उसके कुछ आंकड़े हम लोगों को दे तो हम लोगों को भी पता चलेगा कि हाँ ये कानून कारगर है। नहीं तो सर हम लोग कानून बनाते जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। सर 2008 से ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर एक रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट में पेंडिंग पड़ी हुई है, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। उसमें पूरा लिस्ट दिया गया है कि भारत के अलग अलग शहरों में कहाँ कहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम वालों की कौन कौन सी बेनामी संपत्तियां हैं। सर एजुकेटिंग अथॉरिटी में एक और यहीं क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन है सर आपके माध्यम से, एक इनकम टैक्स ऑफिसर को और एक जज को बराबर कर दिया गया है। सर ये हो नहीं सकता भारत में, इसको ठीक कर दिया जाए या इस पर कोई क्लैरिफिकेशन दे दिया जाए। सर अपील के भी जो प्रावधान है उनको ठीक से डिफाइन नहीं किया गया है, इसमें बहुत वो होगा सर, प्रॉब्लम्स आएंगी लोगों को बाद में। सर गाँवों में हम लोगों को सबको मालूम है, यहाँ पे कई लोग रूरल एरिया से है, कि जब ट्रस्ट नहीं होता है और वहाँ बैंक नहीं है, अभी भी हमारे कई सवालों में हम लोगों को पता चलता है कि कई जगह बैंक और ब्रांच दूर दूर तक नहीं है, तो वहाँ कैश में डील करना पड़ता है और प्रॉपर्टी का नाम चेंज होने में भी कई बार समय लग जाता है। तो सर इन सब चीज़ों को, प्रैक्टिकल चीज़ों को ध्यान रखते हुए उनके लिए कोई रियायत यहाँ पर होनी चाहिए। सर गरीब लोगों के पास हम एक बहुत पहले यहाँ पे एक प्रपोजल आया था, ठीक है, संक्षिप्त कर सर दीजिए। 1-2 मिनट लगेगा, एक कि मिनट। डीमैट फैसिलिटी दी जाएगी, लोगों के रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर किए जाएंगे। सर वो अभी तक नहीं हुआ, आपको और हमको भी मालूम है, गांव में बाढ़ बाढ़ आता है, लोगों के घर भेज जाते हैं तो उसमें दलीलें भी भेज जाती हैं। ऐसे लोगों को थोड़ी रियायत या उनके लिए कुछ वो होनी चाहिए। सर एक ही आदमी को अलग अलग कानून में अलग अलग प्रोसिक्यूशन है, तो इसमें सर कई कठिनाई आती है। ये एक ही आदमी ईडी, इनकम टैक्स सब एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं और सब उसको बोलते हैं ओरिजिनल रिकॉर्ड लेकर आओ। अब वो किसको किसको देगा सर, उसके बारे में भी कुछ सिंक्रोनाइजेशन हो जाना चाहिए। सर मैं ये कानून पढ़ा था, देखिए मैं बहुत बड़ा वकील तो नहीं हूँ, बट मैं वकील नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा कानून पढ़ के जो समझ में आया, सर कहीं कहीं स्टेट के लॉज के साथ कन्फ्लिक्ट आएगा, खासकर ट्राइबल लॉज के साथ। सर इस पर ध्यान रखा जाए, इस पर कुछ जब रूल्स या जो भी बनाए उसमें इसको ठीक कर दिया जाए। सर चलिए समाप्त कीजिए बस सर। गुप्ता जी। सर एक 2-3 सजेशन है, ज़्यादा वो नहीं है सर, कि जैसा कि और हमारे साथी लोगों ने कहा, हम भी यही चाहेंगे कि स्टेट, चूँकि लैंड स्टेट सब्जेक्ट है, जो भी आप कॉन्फिस्केट करें, आप कॉन्फिस्केट करने के बाद उसको स्टेट में वेस्ट कर दें या स्टेट को हैंडओवर कर दें। सर ये इनकम टैक्स और ये कई, जैसे नरेश जी ने भी कहा कि सर सिंप्लीफाई बना दीजिए लोगों को, हमको मालूम होना चाहिए कौन चोर है कौन साहूकार है, इसको अलग अलग कर देना चाहिए। और सर टाइम लिमिट जो है इस काम, उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर देना चाहिए, जैसे कि मैंने कुछ कठिनाई बताई आपको उन सब के बीच में। सर अंत में खाली एक लाइन के साथ कर रहा हूँ, पर्दा नशी लोगों अब बेपर्दा करने का समय आ गया। थैंक यू सर। धन्यवाद।